फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजे कॉलेज भरतपुर, राजस्थान से बोल रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, वो कुछ जेनेटिक्स के टर्म्स हैं। तो जो टाइटल है टॉपिक का वो है सम जेनेटिक टर्म्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो एमएससी फाइनल जूलॉजी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के खास तौर से पेपर थर्ड के जीन्स एंड डिफरेंशिएशन के लिए है। लेकिन ये जो लेक्चर है बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि उनको भी सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़नी पड़ती है। तो इस टॉपिक पर एक्चुअली क्या है, ये जेनेटिक्स और डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ने के लिए, जीन्स एंड डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स जानने चाहिए। हालांकि ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के टर्म्स हैं जिनको हम 10th और 12th क्लास में पढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली या किसी भी पेपर को सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं जिसमें पूरा सब्जेक्ट वेस्ट होता है, वो हमको बिल्कुल क्लियरली समझ में आने चाहिए। यदि हम उनको नहीं समझ पाएंगे तो आगे जाके जो एडवांस चीज़ें हैं उनको समझने में हमको दिक्कत होगी। तो आज जो इस लेक्चर में हम जो टर्म्स डिस्कस करेंगे वो होंगे डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स। ये तीन टेक्निकल टर्म्स हैं, बेसिकली जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है और इनकी यूजफुलनेस क्या है। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो स्ट्रैंड जो हैं वर्टिकल होते हैं और हॉरिजॉन्टल, जैसे सीढ़ी नुमा आप कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल उसमें सीढ़ी भी लगी रहती है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। शुगर और फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वर्टिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, और कुछ केमिकल्स जिनको नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं वो जो है अरेंज रहते हैं, जिनको रंग्स कहते हैं उस पर अरेंज रहते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको एडिनिन, और इसका जो सिंबल होता है वो ए होता है। थाइमीन, इसका सिंबल टी होता है। ग्वानिन, इसका सिंबल जी होता है। साइटोसिन जो कि चौथा नाइट्रोजनस बेस है, इसका सिंबल सी होता है। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, और बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों जो हेलिकल्स हैं स्पाइरली अरेंज्ड हैं, और इनमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक डेफिनेट फैशन में लगे रहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनकी पेयरिंग भी स्पेसिफिक मैनर में होती है। जैसे कि एडिनिन जो होता है वो हमेशा थायमिन से लिंक होता है, जिसको दूसरे शब्दों में एटीवी कह सकते हैं। इस पेयरिंग को एटीवी कह सकते हैं, ए एंड टी, यानी ए हमेशा टी से पेयर करेगा। ऐसे ही जो साइटोसिन है वो हमेशा ग्वानिन से पेयर करेगा। तो इसकी पेयरिंग हमेशा फिक्स रहती है, ऐसा नहीं है कि ये इनकी पेयरिंग जो है चेंज हो जाए। ये इसका एक बेस होता है। डीएनए का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये भी होता है कि यदि डीएनए के दो स्ट्रेन्स अगर अलग कर दिए जाएं या अलग हो जाते हैं तो वो एक उसका काउंटर पार्ट जो है अपने आप बना सकता है, या it can make copies of itself if you pull the two strands apart, each can be used to make the other one। इंग्लिश में इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है, यानी अगर आप इनके दो स्ट्रेन्स हैं उनको अलग कर देते हैं तो इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है उसको ये स्वतः ही बना लेता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डीएनए के लिए वो ये है कि ये एक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और ये इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो जीन्स के फॉर्म में होती है,
और ये एक कोड होता है। ये कोड जो है किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और ये कोड हमेशा फिक्स रहता है। यानी कौन सा प्रोटीन कब बनेगा ये स्ट्रिक्टली डीएनए के द्वारा ही डिसाइड होता है और इसमें जीन्स होते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है जीन। जैसा कि हम डीएनए में डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वर्टिकल हेलिकल्स में लगे रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजनस बेसिस भी होते हैं और ये एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। तो जीन्स को अगर आप ये देखेंगे तो जीन इसमें एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट स्ट्रेच होता है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो कि किसी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है उसके लिए ये कोड लिए होता है और उसके द्वारा ही इसका निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देख सकते हैं कि इंसुलिन एक प्रोटीन होता है जो कि जिसका काम ये होता है कि ब्लड में शुगर लेवल को नॉर्मल मेंटेन करना। तो ये एक प्रोटीन है, इसके लिए एक कोड होगा जो कि इंसुलिन के निर्माण के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये कोड बिल्कुल फिक्स होगा और ये कोड जो एक स्ट्रेच होगा डीएनए में वो जीन कहलाएगा। तो जीन एक अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि डीएनए का एक शॉर्ट स्ट्रेच होता है और वो एक फिक्स होता है और किसी फिक्स या एक डेफिनेट फंक्शन और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे करीब 20 से 25 हजार जीन्स पाए जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और ये लगभग 3% होते हैं टोटल जो जीन्स होते हैं उनके जो जिनके बारे में पूरी तरह से पता है। और जीन जो है वो जेनेटिक्स की एक यूनिट भी होती है। 97% जो जीन्स हैं डीएनए में उनके फंक्शन क्लियर नहीं है, ये पता नहीं है कि वो क्या काम करते हैं, लेकिन ऐसा सोचा जाता है या अभी बहुत ही पुख्ता ऐसे एविडेंस नहीं है कि वो जो है कंट्रोल जो दूसरे फंक्शनल जीन्स हैं उनका जिनके फंक्शन बिल्कुल क्लियर है उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेकिन इस दिशा में और रिसर्च की आवश्यकता है। जीन्स एक नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में आपने हमेशा सुना होगा। एक आम आदमी भी ये कहता है कि ये अपने फादर पे गया है या ये अपनी मदर पे गया है, या देखने में ये ऐसा लगता है इसकी बुद्धि अपने पिता की जैसी है, या इसके चलने का तरीका जो है इसकी माँ जैसा है। ये सब चीज़ें जीन्स के द्वारा ही डिसाइड होती हैं। जीन्स ही मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सेल के डेली फंक्शनिंग और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जीन्स जिम्मेदार होते हैं। तो जीन्स हम किस तरह से हैं, हमारा बॉडी किस तरह से काम कर रही है, इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और फाइनल रोल प्ले करते हैं। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है क्रोमोसोम्स। यदि एक अगर सामान्य कॉमन सेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो डीएनए को समझने के लिए कि डीएनए कितना लंबा होता है, यदि सभी सेल्स के डीएनए को स्ट्रेटन किया जाए यानी सीधा किया जाए और जोड़ दिया जाए, और जोड़ दिए जाने के बाद अगर इसकी टोटल लेंथ निकाली जाए तो ये 60,000 मिलियन माइल्स के बराबर होगा। आप समझ सकते हैं ये कितनी लंबाई है। अब सवाल ये उठता है कि ये सेल में समाहित कैसे रहते हैं। सेल में ये समाहित एकदम एक स्ट्रेट फॉर्म में तो रह नहीं सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उस पर ये कॉइल्ड रहते हैं यानी लिपटे रहते हैं। और ये जो है जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स किसी भी स्पीसीज के का एक आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी उस स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा फिक्स रहते हैं। वो जो है उस स्पीसीज की आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो हमने आपको डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में आप देखेंगे ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर दिखाए हैं।
ये 23 पेयर होते हैं। 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। यानी यदि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, यदि एक्स एक्स होंगे तो वो फीमेल होगा, और एक्स वाई होगा तो मेल होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स जो है किसी भी यानी किसी भी जनरेशन में जब वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो वैक्स सेक्स को डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में होने वाला जो बेबी होगा वो जो है मेल होगा या फीमेल होगा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर 1 में पाए जाते हैं, और जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम है वो 21 है, उसमें 300 जीन्स पाए जाते हैं। ये लगभग है, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये लगभग है, अप्रॉक्सीमेट है। तो ये जीन्स में जिस क्रोमोसोम्स में ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं उसका स्ट्रक्चर या वो लंबा होता है या देखने में थोड़ा बड़ा होता है। और ये जो जीन्स हैं वो सेल में स्टोर रहते हैं, और जहाँ ये स्टोर रहते हैं वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो अगर आज देखेंगे हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी, वो 3 टर्म पढ़े, जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। नॉर्मली जब हम स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनको तीनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। तो जैसा हम जानते हैं, आगे जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, सेल जीन्स एंड डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे, तो ये तीनों टर्म्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी हम इनको अच्छे से आगे डिस्कस और अच्छे से जीन्स एंड डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। क्योंकि टोटल जो ये सब्जेक्ट है या ये थर्ड पेपर है, जीन्स एंड डिफरेंशिएशन या जेनेटिक्स है, वो इन 3 टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं, जीन्स एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हैं, और ये जो है पूरी तरह से ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका क्या फंक्शन होगा, कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, और वो प्रोटीन्स का क्या रोल होगा। तो ये एक जेनेटिक कोड, जिसको आगे की लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उसके द्वारा ये पूरी तरह से निर्धारित रहता है, और वह कंट्रोल्ड रहता है, पूरा डायरेक्शन होता है और रेगुलेटेड होता है, टाइम के द्वारा भी रेगुलेटेड होता है कि कितनी क्वांटिटी बनेगी, नीड वेस्ट मैनर में बनेगी, और कौन सा प्रोटीन कैसे कार्य करेगा और कितना कार्य करेगा, नीड वेस्ट मैनर में कैसे काम करेगा। तो आज के डिस्कशन में हमने 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, जीन्स, डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। थैंक यू।